एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? हम लास्ट क्लास में शुरू कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नेशनल इनकम मेजरमेंट में आप पहला स्टेप तो रख ही चुके हैं क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा बेटा फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, किसकी वैल्यू काउंट की जाए नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएशन क्या है, कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, सब आप पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी के बेसिक कंसेप्ट जो बहुत जरूरी है नेशनल इनकम मेजरमेंट के लिए। तो नेशनल इनकम मेजरमेंट सीखना है तो बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है। तो आज की क्लास का पहला कंसेप्ट रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताने से पहले आपको ये पढ़ाऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, सब्सिडीज क्या है, टैक्सेस क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आगे के कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो उससे पहले बात करते हैं टैक्सेस क्या होता है। चल सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी टैक्सेस की। देखो बेटा जब भी हम बात करते हैं टैक्सेस की तो टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स यानी कि कर। तो टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स की डेफिनेशन में लिखा है कि लीगल कंपल्सरी पेमेंट है। फिर भी पूरी दुनिया, आधी नहीं बोलूंगा, पूरी दुनिया में से इतने से लोगों को छोड़ के कोई टैक्स नहीं भरता, पूरा टैक्स नहीं भरता। तो टैक्स से ही आपकी सरकार, आपका देश चलाती है। तो सबसे पहले टैक्स भरो। ओके, तो अब आप पूछ रहे हो सर आप भरते हो क्या? मेरे को पता है आप क्या पूछ रहे हो। सर मैं भरता हूं, लेकिन हाँ जहां रिबेट मिलनी चाहिए वहां मैं भी रिबेट लूंगा। तो टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब टैक्स जो लीगल कंपल्सरी पेमेंट है इंपोज कौन कर रहा है, लगा कौन रहा है? सर गवर्नमेंट लगा रही है। किस पे लगा रही है? आपकी इनकम पे लगा सकती है, प्रॉपर्टी पे लगा सकती है, वेल्थ पे लगा सकती है, गुड्स पे लगा सकती है, सर्विस पे लगा सकती है। तो टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन आपकी इनकम, वेल्थ, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा। तो टैक्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेटा। टैक्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स यानी कि डीटी, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी। देखो बेटा जी नेशनल इनकम चैप्टर में कहीं भी आपको इसकी बातें करनी नहीं पड़ेगी, ये आएगा ही नहीं कंसेप्ट। पर फिर भी आप सुन लो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप लोग या कंपनीज, हाउस होल्ड्स या फर्म या कॉर्पोरेशंस डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। These tax कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। जिस पे गवर्नमेंट ने इंपोज किया उसी को पे करना है। या तो इनकम पे होगा, या प्रॉपर्टी पे होगा, या वेल्थ पे होगा, इस तरह से, या कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स पे होगा। तो डायरेक्ट टैक्स ये टैक्स होते हैं जो किसी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। बर्डन टू पे द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। लायबिलिटी टू पे द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव इन नेचर भी होते हैं। इनकम ज्यादा होएगी, टैक्स भी ज्यादा बनता जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसकी बात हमें करनी है नेशनल इनकम में बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द टैक्स व्हिच इज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले माइंड में आता है जीएसटी। एक ही टैक्स है, नया नया है ना। तो जो टैक्स गुड सर्विस के प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन पे लगाया जाए, आप परचेज करेंगे गुड्स तो भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो भी उसको टैक्स भरना पड़ता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। सर गुड्स एंड सर्विस की बात होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। जहां भी गुड्स सर्विस की बात आ रही है और वहां टैक्स की बात आ रही है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। चाहे सेल पे हो, चाहे परचेज पे हो, चाहे कंजम्पशन पे हो, चाहे प्रोडक्शन पे हो, चाहे एक्सपोर्ट पे हो, चाहे इंपोर्ट पे हो, सब इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का रोल अलग है, वो इनकम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, इसलिए नेशनल इनकम में आया। क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है? वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग। तो यहां बात हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो दीज आर दोज टैक्स
which are imposed by government on production and consumption of goods and services. These taxes can be shifted to others. Liability and burden to pay the tax can be shifted to others. ये indirectly government को pay होते हैं. सर मेरी बात समझना, होलसेलर या उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, उस पर टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, भूलना नहीं है बेटा. तो वो टैक्स वो भरता है, क्या वो खुद ही भरता है? वो टैक्स आगे शिफ्ट कर देता है. मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स आगे शिफ्ट कर देता है. होलसेलर सामान लेने के लिए आया, उसने पैसे दिए, अंदर टैक्स था, होलसेलर ने पे किया. होलसेलर ने आगे बेचा रिटेलर को, उसने टैक्स भरा. उसने आगे बेचा, उसने आगे बेचा, अल्टीमेटली लास्ट में टैक्स किसने भरा? कंज्यूमर्स. तो ये टैक्स शिफ्ट होते जाते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स. गुड्स पे लगता है, सीधा गवर्नमेंट को भरने नहीं जाते, लो जी मेरा टैक्स ले लो गुड्स के ऊपर. गुड्स के साथ, प्राइस के साथ आप पे कर दो. लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. एमआरपी पढ़ा है ना कभी आपने? एमआरपी गुड्स के पीछे है ना, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो टैक्स आप साथ में भर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि भर दिया आपने. समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स छुपते नहीं है, हर कोई इसको भरता है. एक दूध का पैकेट भी आप लोगे ना छोटा, उसमें भी टैक्स है, वो भी आपने भरा है. गरीब हो या अमीर, ये टैक्स भरता है. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं. अब अगर आपसे पूछें सर एग्जाम्पल तो बताई नहीं आपने इनडायरेक्ट टैक्स के. बेटा सेल्स टैक्स जो पहले लगते थे, बहुत सारे टैक्स वो बताऊंगा, क्योंकि ये भी चैप्टर में आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं. सिर्फ जीएसटी नहीं होगा, और भी याद रखना है आपको. सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी यानी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. पता है सर क्या होता है एंटरटेनमेंट टैक्स? मूवीज, सिनेमा, शोज आप जाते हैं, उनकी टिकट्स पे देखना आपको टैक्स मिलेगा. वैल्यू एडेड टैक्स, वैट. उसके अलावा जीएसटी आपको पता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. ये मैंने एक्सपोर्ट ही लिख दिया, लिखना था मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. तो ये सारे जो टैक्स हैं बेटा, ये सब देखो ध्यान से आप, गुड्स और सर्विस पे. जीएसटी हमने लिख दिया. ये सब टैक्स जो है इन्हें बोलते हैं बेटा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होते हैं और एक गुड सर्विस पे इम्पोज होता है, प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन. अब अगर मैं बात करूं सब्सिडीज की, तो क्या होती है? सर सब्सिडीज रेफर्स टू द डिस्काउंट्स, छूट जो आपको मिल जाती है. एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, हम आपको सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, या इस जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके लिए इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं, इनपुट्स पे सब्सिडी दे देते हैं, आपको डिस्काउंट दे देते हैं. तो सब्सिडी से प्रोड्यूसर का भला होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं, डिस्काउंट, एग्जम्पशन, छूट उसको मिल रही है. तो अगर गवर्नमेंट किसी प्रोड्यूसर के ऊपर मान लो 1,00,000 रुपए का टैक्स लगा रही है, पर वो काम अच्छा करता है, वेलफेयर के लिए करता है, खादी प्रोडक्शन करता है मान लो, और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है. जब बैकवर्ड एरिया में काम करता है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है. 1,00,000 का टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ने उसको 10,000 की सब्सिडी दे दी इस साल. तो उसको नेट कितना टैक्स भरना पड़ा गवर्नमेंट को? सिर्फ 90,000. 1,00,000 का टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट ने उसको 10,000 की सब्सिडी भी दे दी, तो 90,000 टैक्स भरना पड़ेगा उसको. वो क्या है? वो है बेटा जी नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. बहुत ज्यादा बार ये हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, हर न्यूमेरिकल में नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो क्या बोलेंगे बेटा? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन indirect taxes and subsidy, indirect tax and subsidies. चलिए, तो एनआईटी निकालना है अगर आपको क्वेश्चन में, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होंगे, नहीं गिवन हो तो इन सबको प्लस करना बेटा जी. इनडायरेक्ट टैक्स में से आप माइनस कर देना सब्सिडीज को, तो आपके पास आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इन सारी चीजों को एक बार नोट से पढ़ते हैं डिटेल में बेटा. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज.
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल, कंजम्पशन भी हो सकता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट्स। कभी कभी बंद भी हो जाती है सब्सिडी। तो अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दें बेटा जी सब्सिडीज को, तो आपको मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। ये दूसरा फॉर्मूला आपका इस चैप्टर का हो गया। पहला फॉर्मूला क्या था सर? ग्रॉस में से आप डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो आपको नेट मिलता था। नेट में आप डेप्रीशिएशन प्लस करते थे, आपको ग्रॉस मिलता था। आपको दिखाता हूं, याद दिला देता हूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रीशिएशन जब माइनस कर रहे थे बेटा, तो आपको नेट मिल रहा था। ऐसे ही नेट में आप डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, आपको ग्रॉस मिलेगा। अभी हमने किया दूसरा फॉर्मूला कि इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट्स इट। सेकंड कंसेप्ट के बाद थर्ड कंसेप्ट आपका आता है बेटा जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मेरी बात समझना ध्यान से। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बेटा फैक्टर इनकम। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर इनकम को डिटेल में। वो क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरी बात समझना, फैक्टर इनकम जो होती है, क्या सिर्फ आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर अर्न करते हो? नहीं। अगर मैंने फैक्टर सर्विसेज को अब्रॉड में दिया है, तो मैं अब्रॉड से पैसे अर्न करूंगा। सर मेरा कोई लैंड अब्रॉड में है, वहां से मुझे रेंट आता है, तो वो रेंट क्या है? फैक्टर इनकम है। कहां से आ रही है? अब्रॉड से आ रही है सर। ऐसे ही अब्रॉड के लोगों का लैंड यहां पे मैंने वो रेंट पे ले रखा है, मैं रेंट पे करता हूं। कहां पे करता हूं? अब्रॉड में जा रहा है रेंट, तो उसका लैंड है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ भी सकती है और फैक्टर इनकम अब्रॉड में जा भी सकती है। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होता है सर? बहुत सिंपल है बेटा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड refers to the difference between refers to the difference between factor income from abroad and factor income paid to abroad and factor income paid to abroad। ध्यान से सुनना बेटा जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपने जितना बाहर से कमाया और जितना बाहर दिया, फैक्टर इनकम की बात हो रही है, उसका डिफरेंस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन शॉर्ट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। दिस इज कॉल्ड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम का ही खेल है सारा, क्योंकि नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, हम फैक्टर इनकम ही लेते हैं। अब सुनना मजे की बात कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में लेंगे या एक में लेंगे? सर बहुत सिंपल है, आपका आंसर बहुत सिंपल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर अगर आप डोमेस्टिक इनकम में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम थी वो डोमेस्टिक इनकम थी। अब आपने डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड की फैक्टर इनकम भी जोड़ दी, वो भी नेट, तो आपको मिलेगा बॉस नेशनल इनकम। सो एक और फॉर्मूला बन गया, डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं जोड़ता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरे को मिलता है बेटा जी नेशनल इनकम, और मैं नेशनल इनकम में से माइनस करता हूं NFIA, तो मुझे मिलेगा डोमेस्टिक। एक फॉर्मूला और बन के तैयार। अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर हमने अब्रॉड से ज्यादा कमाया है फैक्टर इनकम और दिया अब्रॉड में कम है, तो मेरा NFIA बेटा जी पॉजिटिव आएगा। मानते हो इस चीज को? अगर मेरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है लेकिन पेड टू अब्रॉड बहुत ज्यादा है, मैंने दिया बहुत ज्यादा है कमाया बहुत कम है, तो मेरा NFIA बेटा जी नेगेटिव में आएगा। लेकिन जितना मैंने बाहर से कमाया है फैक्टर इनकम उतना ही मैंने अब्रॉड में दिया है, तो मेरा NFIA जीरो भी आ सकता है। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, तीनों हो सकता है बेटा जी। इस चीज को ध्यान से देखिए। NFIA क्या होता है बता दिया मैंने आपको। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेड टू अब्रॉड। फॉर्मूला आपके सामने है। उसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट इज द इनकम, कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस अब्रॉड से आ रहे हो, सैलरी आ रही हो, रेंट आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, डिविडेंड आ रहा हो। प्रॉफिट के पार्ट होते हैं सर ये। प्रॉफिट के पार्ट क्या होते हैं? डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट के पार्ट क्या होते हैं? डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट दो भाग में डिवाइड होता है, या तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, उसे डिविडेंड बोल देंगे, और प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जो आपने अपने पास ही रख लिया कंपनी ने, वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसे हम बोलते हैं। तो प्रॉफिट भी अब्रॉड से आ रहा है तो भी क्या है? वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि चार एग्जांपल थे बेटा जी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये चारों अब्रॉड से आ रहे हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। यही चारों अगर आप बाहर पे कर रहे हो अब्रॉड को तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा NFI। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? NFIA की सिग्निफिकेंस ये है कि ये डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करके दे सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं प्लस करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो मेरे को मिलेगा बेटा जी नेशनल इनकम, और अगर मैं नेशनल से माइनस कर दूंगा NFIA को मुझे मिलेगा डोमेस्टिक इनकम। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने समझाया भी आपको। अगर फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है पेड टू अब्रॉड से, डिफरेंस क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो आपका पॉजिटिव आएगा। फ्रॉम कम है, टू ज्यादा है, दिया आपने ज्यादा है तो नेगेटिव में हो गया, और दोनों बराबर है तो आप जीरो होगा NFI। तो NFI तीन हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अगर क्वेश्चन में आपको NFIA गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, तो उसके तीन कंपोनेंट आपको याद करने हैं। तीनों ही फैक्टर इनकम है। कंपनसेशन मतलब वेजेस एंड सैलरीज अगर आ रही है अब्रॉड से, NFI का कंपोनेंट होगा। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मतलब रेंट आ रहा है अब्रॉड से, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है अब्रॉड से, फैक्टर इनकम है लेकिन अब्रॉड से आ रहा है, NFI का कंपोनेंट। रिटेन अर्निंग्स जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट अपने पास ही रख लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसे बोलेंगे रिटेन अर्निंग्स, ये भी NFI का कंपोनेंट है क्योंकि फैक्टर इनकम है। ये तीनों की तीनों इनकम अगर अब्रॉड से आ रही है तो NFI कंपोनेंट है। NFI ना दिया हो तो एक तरीका और है, इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को, इन तीनों को, तो आपका NFI आ सकता है बेटा। ये आपको याद करना है, ये लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूज होगी कुछ न्यूमेरिकल्स में, जरूर यूज होगी, वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। ये था आपका NFIA के कंपोनेंट्स। तो लिखा है साफ साफ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जितना वेजेस सैलरीज बाहर से आया। देखो आपकी कंट्री के लोग अब्रॉड में काम करते होंगे, अब्रॉड के लोग आपके कंट्री में काम करते होंगे, तो जितना वेजेस सैलरीज आपने अब्रॉड के लोगों को दिया और जितना वेजेस सैलरीज आपने अब्रॉड के लोगों से लिया, अब्रॉड कंपनी से लिया, आपने कमाया मतलब, उसका डिफरेंस होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जितना रेंट आपको अब्रॉड से आया और जितना रेंट आपको अब्रॉड में देना पड़ा, उनका लैंड यहां पे है क्योंकि, उसका डिफरेंस होगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
और रिटेन अर्निंग्स आपको पता है प्रॉफिट होता है। तो नेट लेके चलना है, फ्रॉम -2, नेट मतलब फ्रॉम अब्रॉड -टू अब्रॉड। हमेशा आपको डोमेस्टिक में नेट प्लस करना है, याद रखना। डोमेस्टिक में आपको हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, खाली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नहीं करना। नेट नेट मतलब फ्रॉम में से 2 को माइनस करना है, उसके बाद प्लस करना है, फिर मिलेगा आपको बेटा जी नेशनल। ये आपका तीसरा बेसिक कंसेप्ट था, आपको समझ में आ करेक्ट है। अब जो टॉपिक बचता है वो बचता है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीट टॉपिक थ्योरेटिकल है। ये समझने के बाद, सुनने के बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? देखो बच्चों, इन जनरल, इन कॉमन लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन। बाउंड्री बना रखी है, दो कंट्री के बीच में बाउंड्री होती है ना, उसका क्या सेंस है, क्या मतलब है कि हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो बाउंड्री है, उसके अंदर अंदर लोग यानी पीपल, गुड्स वस्तुएं, कैपिटल फ्रीली मूव हो सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो पीपल की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो कैपिटल की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर फिक्स किसने किए? गवर्नमेंट ने। और वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर जिसके बीच में लोग और गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव हो सकता है, इतना ही कहलाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर ये क्या है सर? डोमेस्टिक टेरिटरी को वाइडर सेंस में पढ़ना पड़ता है आपको अगर आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग करनी। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हर बारीकी से वो चीज देखी जाती है कि ये नेशनल इनकम में आएगी या नहीं। उसके लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी को डिटेल में पढ़ना है, वाइडर सेंस में पढ़ना पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। For the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. In addition to political frontier, बाउंड्री के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है, जैसे कि वाटर बॉडीज। अब इंटरनेशनल ओशियन है, उसकी हमारी टेरिटरी कहां तक है वो पता होना चाहिए, वो भी इसमें काउंट हम करेंगे। In addition to political frontiers, domestic territory also includes number 1, ships and aircrafts. Ships and aircrafts owned and operated by normal resident between two or more countries. आपकी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जो शिप्स चलती हैं, जो एयरक्राफ्ट चलते हैं, अगर वो भारतीयों ने, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा? आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट मतलब प्रॉपर भारतीय, उनके द्वारा ऑपरेट किए गए हैं, वही चला रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, उनके ही ओन है। लेकिन मूव करते हैं बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होंगे, किसी और टेरिटरी में काउंट नहीं होंगे। चाहे वो जाते हैं दूसरी कंट्री में, कोई बात नहीं, वापस तो आते हैं अपने टेरिटरी के अंदर। और ओन्ड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है, तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान जाते होंगे। और एयर इंडिया के प्लेन ऑपरेट कौन कर रहा है, ओन्ड कौन कर रहा है? इंडियंस, इंडियन गवर्नमेंट, द पार्ट ऑफ, हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंपल। लेकिन ऐसे ही अगर हम बोले प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान, वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? वो सिंगापुर की टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि सिंगापुर के रेजिडेंट ने उसको ऑपरेट ओन किया हुआ है, उन टेरिटरी का वो पार्ट होंगे। इस तरह से आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platform operated by resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. सबसे पहली बात, इंटरनेशनल वाटर में भी आपकी टेरिटरी होती है कि आपका राइट यहां तक है, उस टेरिटरी के अंदर अंदर आपका एरिया रहता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल वाटर की बात करें तो सिर्फ अपनी टेरिटरी में ही नहीं बल्कि आगे भी हमारी शिप्स जाती हैं,
चाहे वो नेचुरल गैस रिग्स हो, चाहे फिशिंग वेसल्स हो। फिशिंग वेसल्स क्या होता है कि बोट है, शिप है जिससे फिशिंग होती है। उसके अलावा नेचुरल गैस रिग्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, वो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ फ्लोटिंग शिप्स हैं जो ड्रिल करती हैं और उससे गैस या ऑयल निकालती हैं इंटरनेशनल वाटर में, वो भी चलती रहती हैं, बाउंड्री क्रॉस भी कर देते हैं कभी कभी। तो वो बिटवीन टू कंट्रीज अगर मूव हो रही है, लेकिन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। समझना, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और भी होते हैं, operated by resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. For example, fishing boats operated by Indian fisherman in the international water अगर वो जा रहा है will be considered as a part of domestic territory of India, क्योंकि owned operated by Indians है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। सर हमारी कंट्री की एम्बेसी अब्रॉड में होगी, अब्रॉड कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में भी होती है। एम्बेसी, अगर आपकी कंट्री की एम्बेसी यूएसए में है, चाहे फ्रांस में है, चाहे रशिया में है, चाहे जापान में, दूसरे देश के कोने में, फिर भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, चाहे वो हमारी इंडिया के अंदर नहीं बनी हुई, इंडिया से बाहर है। लेकिन एम्बेसी, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स और कॉन्सुलेट्स के ऑफिस, कॉन्सुलेट्स क्या होता है? डिप्लोमेटिक का ऑफिस, जिसका काम होता है दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाए रखना, ट्रेड के, पीस के, हार्मनी के। ठीक है, तो उसके लिए बाहर ऑफिस दिया जाता है। तो कॉन्सुलेट मतलब ऑफिस किसका? डिप्लोमेट का। तो ये कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज जो इमूवेबल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं दूसरी कंट्री में, फिर भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, ये आपको भूलना नहीं है। ऐसे ही सिंगापुर की एम्बेसी इंडिया में, या जापान की एम्बेसी इंडिया में, रशिया की एम्बेसी इंडिया में, तो पार्ट ऑफ उनकी टेरिटरी, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। एम्बेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और कॉन्सुलेट ऑफिस, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि कहीं भी हो अब्रॉड में, जिस कंट्री की है उसी कंट्री टेरिटरी का पार्ट होंगे। एग्जांपल दे रहा है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, नॉट रशियन टेरिटरी, ये भूलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी ऑफिस, सर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में, तो उनकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, हमारी टेरिटरी का पार्ट है, वो एम्बेसी नहीं है बेटा जी। रिलायंस का ऑफिस सिंगापुर में है, मान लो यूएसए में, रिलायंस का ऑफिस यूएसए में, तो यूएस टेरिटरी का पार्ट है। समझ रहे हो? जो भी आपकी टेरिटरी में आता है वो आपका है, चाहे वो कुछ भी हो, एक्सेप्ट एम्बेसी किसी और कंट्री की, एक्सेप्ट कॉन्सुलेट्स के ऑफिस किसी और कंट्री के, एक्सेप्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री की। तीन चीजें छोड़ दो, या फिर इंटरनेशनल बॉडी कुछ छोड़ दो, WHO हो गया, ये सब ये भी नहीं आते। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है तो पढ़ लिया, अब सुन लो कि क्या नहीं आता। लिखा है यहां पे जो मैं बोल रहा था, एम्बेसी, कॉन्सुलेट मतलब डिप्लोमेटिक ऑफिस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन आर कंट्री, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इंडिया में, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जापान की टेरिटरी का पार्ट है। अगर जापान का कोई कॉन्सुलेट ऑफिस इंडिया में होता, जापानीज टेरिटरी का पार्ट होता। यूएसए की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में है, उनकी टेरिटरी का पार्ट है, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हमारी टेरिटरी में क्या नहीं आता? दूसरी कंट्री की एम्बेसी, दूसरी कंट्री के कॉन्सुलेट के ऑफिस और दूसरी कंट्री की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो अब एक और पॉइंट है क्या नहीं आता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो हमारी टेरिटरी का पार्ट वो नहीं होगा। सिंपल है। अब कुछ पॉइंट है आपको बताना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा। देखो बेटा, इंडियन कंपनी है लंदन में, इज अ पार्ट ऑफ लंदन की टेरिटरी, हमारा कोई मतलब नहीं है, उनकी बाउंड्री के अंदर आती है ना इंडियन कंपनी, उनकी टेरिटरी का पार्ट है। एम्बेसी होती, अगर इंडियन एम्बेसी लिखा होता तो मानता मैं मेरी टेरिटरी का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है, तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, हमारी बाउंड्री के अंदर आता है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, ओन्ड है चाहे कुछ भी है, द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की टेरिटरी का पार्ट है।
हमारी का पार्ट नहीं है, उनकी टेरिटरी में आता है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब बताओ, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये एम्बेसी है, एम्बेसी हमारी है, किसी भी देश के कोने में हो, हमारी टेरिटरी का पार्ट है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना, चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो रशिया की टेरिटरी का पार्ट है, चाहे इंडिया में, क्योंकि ये एम्बेसी। टाटा ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है गूगल को अमेरिका में, तो अमेरिका में बिल्डिंग है ना, अमेरिकन टेरिटरी का पार्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी वाला टॉपिक फिनिश होता है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में फिनिश कर लिया। तो आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है और बुक के पीछे जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, सब करने के लिए फिर आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।